नमस्ते। किसान देश का शान, ये वाक्य आपने जरूर सुना होगा। जब भी बात होती है भारत की, हम बात करते हैं किसानों की, बात करते हैं गांव की, क्योंकि गांव की पॉपुलेशन पूरे भारत के पॉपुलेशन की टू थर्ड पॉपुलेशन को दिखाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप भारत में से किसी भी 3% को आप पिक करते हो, तो प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से 2% ऐसे होंगे जो कि गांव में रहते होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने गांव को यानी कि अपने रूरल इंडिया को किस तरीके से इंपावर कर सकते हैं। अगर हम इसे इंपावर करते हैं तो हमारा कल जो है यानी कि आने वाला टाइम जो है वो किस तरीके से और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सो इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंडिया के विलेजेस के बारे में और देखेंगे कि इंडिया की जो विलेज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इंपावरिंग रूरल इंडिया, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि इंडियाज विलेज आर नॉट मेयरली सेटलमेंट्स स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री साइड। यानी कि जो भारत के गांव है ना, वो सिर्फ एक सेटलमेंट नहीं है जो पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं, बल्कि ये रिप्रेजेंट करते हैं फाउंडेशन ऑफ नेशन, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यानी कि ये जो हमारे गांव हैं, ये हमारे देश के सोसाइटी को, देश के कल्चर को, देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन टुडे यानी कि अगर आज भी आप देखोगे तो नियरली टू थर्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो लीव करती है कहाँ पर, तो आपको पता लगेगा गांव के अंदर। यानी कि हर 3 में से 2 इंसान अगर आप देखोगे तो वो गांव के अंदर रहता है। वाइल अर्बन इंडिया ड्राइव इनोवेशन एंड सर्विसेज, जब भी आप बात करोगे अर्बन इंडिया की यानी कि शहरों की, तो वहां पर जो चीजें हैं वहां पर आपको इनोवेशन दिखेगा, वहां पर आपको सर्विस दिखेगा। लेकिन आज भी जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, जो हमारे सप्लाईज है लेबर के, या फिर जो भी हमारे प्रिजर्विंग ट्रेडिशन है, टेक्निक्स हैं, वो आज भी छोटे छोटे इंडस्ट्री जो गांव के अंदर है, जो गांव के लोग हैं यानी कि रूरल एरियाज हैं, वो इन सारी चीज़ों को, इन सारे डिमांड को पूरा करते हैं। और अगर हम बात करें तो हमें क्या पता लगेगा कि इन कमिंग डिकेड्स यानी कि आने वाले दशकों के अंदर इंडिया का जो एम्बिशन है वो क्या है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले कंट्री बने। यानी कि इंडिया आने वाले दशकों के अंदर चाहता है, उसका एम्बिशन है कि वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। तो उसके लिए, एक डेवलप नेशन बनने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे गांव को एम्पावर करने की काफ़ी ज़्यादा नीड पड़ेगी, हमें गांव को ट्रांसफॉर्म करने की नीड पड़ेगी। अगर हम इन्हें ट्रांसफॉर्म नहीं करते तो ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम नहीं बन सकते। इसलिए रूरल एम्पावरमेंट इज नो लॉन्गर अ वेलफेयर ऑब्जेक्टिव बट इट अ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इम्परेटिव्स। आप ये वर्ड, एक ही वर्ड लिख सकते हैं जिसके वजह से आप अपने ऐसे को अब इंट्रोडक्शन से बॉडी के ऊपर मूव कर सकते हैं। जब आप बॉडी के ऊपर मूव करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि एम्पावरिंग रूरल इंडिया आखिर है क्या, हम रूरल के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, रूरल इंडिया के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। नाउ वी विल टॉक कि आखिर हमें रूरल इंडिया के ग्रोथ को मास्टर करने की जरूरत क्यों है। यानी कि वाई रूरल इंडिया मैटर्स इन द ग्रोथ स्टोरी, यानी कि आपके इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में जो रूरल इंडिया है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं। अभी हम ऊपर देख करके आ रहे हैं कि जो हमारे इंडिया है, इंडिया के जो गांव है वो हमारे, जैसे कि फूड सप्लाई हो गया, लेबर की सप्लाई हो गई, प्रिजर्व्स टेक्निक हो गई, या फिर जो छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए गांव काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अलावा आपको क्या पता लगेगा कि जो रूरल इंडिया है ना, वो डीपली कनेक्टेड है एग्रीकल्चर से, जहां पर नियरली 45% ऑफ द वर्क फोर्स क्या होती है, काम करती है। यानी कि इंडिया के अंदर अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 45 लोगों को जो रोजगार है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देता है, और उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गाँव के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो थ्रू एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन आप देखोगे क्या, आपको पता लगेगा कि स्मॉल शेयर जीडीपी, मतलब कि जो हमारे एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो हमारे जीडीपी के अंदर बहुत छोटा है।
एज कंपेयर टू द सर्विस एंड इंडस्ट्री, यानी कि जो सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, उनके कंपैरिजन में जीडीपी में जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कंपैरिजन बहुत कम है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लाइवलीहुड के सिक्योरिटी के लिए और फूड के सप्लाई के लिए। तो इतना आपको पता लगा। अब आप क्या लिख सकते हो कि बियॉन्ड फार्मिंग, अगर आप देखोगे तो खेती के अलावा रूरल एरियाज जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फील्ड ऑफ डेयरी, फिशरीज, हैंडलूम, हैंडक्राफ्ट, एमएसएमई। तो ये वो फील्ड है जहां पर हम एग्रीकल्चर के अलावा और भी चीज़ों में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि बियॉन्ड द फार्मिंग रूरल एरियाज कंट्रीब्यूट थ्रू द डेयरी, फिशरीज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और जो एमएसएमई हो गए, उनके अलावा एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो महत्वपूर्ण ये है कि आजकल जो इनकी डिमांड है ना, चाहे वो डेयरी हो जाए, फिशरीज हो जाए, हैंडलूम इंडस्ट्री हो जाए, एमएसएमई हो जाए, इनकी जो डिमांड है, कंजम्पशन की ग्रोथ है, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे अगर आप देखोगे तो पहले जो स्मार्टफोन थे, टीवी थे या फिर और भी जो भी हमारे एफएमसीजी गुड्स थे वो शहरों में बिकते थे, लेकिन आज आप गाँव के अंदर भी जो लोग देखोगे वो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें, बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि फ्रॉम स्मार्टफोन एंड टू व्हीलर्स टू एफएमसीजी गुड्स, कंपनीज जो है वो धीरे धीरे अब डिपेंड हो गई हैं रूरल मार्केट्स के ऊपर, क्योंकि अब गांव के लोग भी इतने कैपेबल हैं कि वो इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। रिसेंट ट्रेंड देखा गया है आफ्टर द कोरोना वायरस, जो कि कोविड-19 था, उस समय पर क्या हुआ है, उसके बाद जो रिवर्स माइग्रेशन लोगों का हुआ है, यानी कि पहले जो लोग क्या करते थे, शहरों में रहा करते थे, उनकी थोड़ी सी परिस्थिति बिगड़ी कोविड-19 के अंदर, लोग माइग्रेट करके गांव में आ गए एंड देन अब गांव से बाहर नहीं जाना चाहते, वो गांव में ही कुछ करना चाहते हैं। तो ये जो रिवर्स माइग्रेशन पैटर्न था ना, इसने एक रिसेंट ट्रेंड जो है वो सेट कर दिया है, जिसके वजह से पॉलिसी मेकर्स जो है वो विलेज के अंदर जनरेट करना चाहते हैं सस्टेनेबल लोकल एम्प्लॉयमेंट, जिससे कि गांव के लोग गांव में ही काम ढूंढ लें और वो बाहर ना जाए। इसके वजह से आप क्या देखोगे कि रूरल इंडिया होल्ड द 3 मेजर स्ट्रेंथ। अब जो हमारे गांव के हैं, जो रूरल इंडिया है, उनके पास 3 तरीके की स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है। पहला होता है वास्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है, मैंने अभी बताया 2/3 का मतलब क्या होता है, मोर देन 65%, यानी कि जो हमारा 65% पॉपुलेशन है, आप क्या बोल सकते हो कि गांव में रहती है, यानी कि यहाँ पर आपको वास्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिलेगा, जो कि कंपनीज के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या हो जाएगा, काफी अच्छा है। वो यहाँ से अपनी चीजों को आगे लेके जा सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आता है, अनटैप्ड इंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल, मतलब हो सकता है कि गांव के लोगों के अंदर जो इंटरप्रेन्योरशियल, बेसिकली जो ये कैपेबिलिटी है ना इंटरप्रेन्योरशिप वाली, वो उनके अंदर हो, लेकिन आज तक उसको किसी ने देखा ना हो। तो क्या पता अगर हम उनके इस पहलू पे ध्यान दें तो यहाँ से कुछ बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो निकल सकते हैं। तो आपको ये पोटेंशियल यहाँ पर भी देखने को मिलती है। फिर आती है कि एक्सपेंडिंग द डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस, पता है कि गांव के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पर हम अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस को भी क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 मेजर पावर स्ट्रेंथ है जो कि इंडिया के रूरल पॉपुलेशन के अंदर होल्ड करी जाती है या उनके अंदर ये रखी जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इफ प्रोबेबली हार्नेस्ड दिस कैन मेक रूरल इंडियाज द नेक्स्ट ग्रोथ एक्सेलरेटर। तो कहने का मतलब ये है कि जो 3 स्ट्रेंथ है ना, अगर इन 3 स्ट्रेंथ के ऊपर हम काम करें तो हो सकता है कि जो हमारे रूरल इंडिया है ना, उसके जो ग्रोथ का एक्सेलरेटर है वो तेजी से बढ़ता चला जाए और जो रूरल इंडिया है वो भी ग्रो करता चला जाए। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वापस एक बार समराइज करता हूँ, ध्यान से सुनना, 2 मिनट के अंदर ये पूरी की पूरी समरी आपको समझ में आ जाएगी। मैंने बताया कि जो हमारे गाँव है ना, वो सिर्फ देश के अंदर फैले हुए कुछ सेटलमेंट नहीं है, बल्कि वो हमारे देश के लिए सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की फाउंडेशन को रखते हैं। हमने बात करी कि जो 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ द इंडिया की पॉपुलेशन है ना, वो रूरल एरियाज में रहती है, जहां अर्बन एरियाज हमें इनोवेशन और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहीं जो गांव की जनता है, जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है, वो फूड सिक्योरिटी, सप्लाई लेबर या फिर जो हमारी प्रिजर्व ट्रेडिशंस है उनको क्या करती है, वो प्रिजर्व करके रखती है। इसके अलावा जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर भी यहाँ से हेल्प जाती है और स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं।
अगर आप देख रहे हो कि आने वाले दशकों में भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनते हुए, तो इसके अंदर अगर आप गांव के लोगों को लेकर के चलोगे तो ही आप काम कर सकते हो। उनके बगैर आप 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले देश नहीं बन सकते हो। इसीलिए अब ये जरूरी हो गया है कि हम गांव के लोगों के इम्पावरमेंट की बात करें और जो रूरल इंडिया है उसको भी अब हम डेवलप करें। अब देखो, रूरल इंडिया के डेवलपमेंट से हमारा ग्रोथ कैसा होगा, इस चीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि जो हमारा ये रूरल इंडिया है ना, ये एग्रीकल्चर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। और हमें पता लगता है कि जो 45% हमारे इंडिया का वर्क फोर्स है वो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम करता है। अब ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये भले ही जीडीपी के अंदर उतना कंट्रीब्यूट ना करती हो जितना कि सर्विस और इंडस्ट्री वाले सेक्टर करते हैं, लेकिन आज भी इनके द्वारा प्रोवाइड किए गए फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड सिक्योरिटी हमारे लिए क्रिटिकल है। जब हम बात करते हैं रूरल इंडिया की, तो अपार्ट फ्रॉम द फार्मिंग, रूरल एरिया जो है वो डेयरी के अंदर, फिशरीज के अंदर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एमएसएमई, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। और आजकल इनकी जो कंजम्पशन है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखोगे तो स्मार्टफोन से लेकर के टू व्हीलर तक, टू व्हीलर से लेकर के एफएमसीजी गुड्स तक भारत के अंदर अब गांव गांव तक पहुंचने लगे हैं, इनकी डिमांड बढ़ने लगी है। जैसा कि हमने देखा कि रिवर्स माइग्रेशन पैटर्न के तहत जब कोविड-19 के बाद लोग गांव में आने लग गए, अब गांव से बाहर कोई नहीं जाना चाहता, तो बड़ी बड़ी पॉलिसी मेकर और कंपनियां अब गांव के अंदर इन्वायरमेंट ऐसा बनाना चाहती है जहां पर बेसिकली इम्पावर किया जा सके लोगों को, और वहां पर बेसिकली लोगों के लिए जॉब जो है वो जनरेट की जा सके। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि भारत की रूरल एरियाज के अंदर 3 बहुत बड़ी पोटेंशियल है जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। सबसे पहला, डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहाँ पर जनता बहुत ज़्यादा है, वास्ट डेमोग्राफी है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग गांव में ऐसे हैं जिनके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने का, इंटरप्रेन्योर बनने का मौका है, उनको हम कहीं ना कहीं अनटैप कर सकते हैं। और जो हमारी डोमेस्टिक कंजप्शन बेस है उसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम इन सारे स्ट्रेंथ के ऊपर एक्सेलरेट करते हैं तो हमारी जो रूरल पावर है, जो हमारे रूरल एरियाज हैं वो एम्पावर होंगे, और उनके एम्पावरमेंट से हमारे देश की जो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इकोनॉमी है वो और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इतना सब जानने के बाद, इतना सब समझने के बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारे भारत के अंदर आखिर ऐसे कौन से कारण है, कौन से रीजन है जिसके वजह से जो रूरल प्रोग्रेस है, यानी कि जो गांव की प्रगति है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, बल्कि उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही। यानी कि चैलेंजेस की जब हम बात करेंगे तो हमें पता लगेगा कि डिस्पाइट द इंपोर्टेंस, रूरल इंडिया फेसेस स्ट्रक्चरल बोटल नेक्स। यानी कि जो हमारी इंडिया है ना, आप देखोगे बहुत सारे इसके अंदर पावर है, बहुत सारे इसके और भी स्ट्रेंथ है, लेकिन उनके स्ट्रेंथ के अलावा कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसके वजह से जो हमारे इंडिया का ग्रोथ है वो नहीं हो पाता है। उसमें सबसे पहला होता है अग्रेरियन डिस्ट्रेस। अब ये क्या होता है? देखो, अग्रेरियन डिस्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, क्लाइमेट अनसर्टेनिटी, राइजिंग इनपुट कॉस्ट, फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइस, ये सब रिड्यूस क्या कर देती हैं? हमारी प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कहने का ये है कि जो हमारे फ्रेगमेंटेड लैंड है, छोटे छोटे ज़मीन है, क्लाइमेट अनसर्टेन है, कभी बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो कभी बारिश आएगी ही नहीं। जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब खेती करना होता है उस टाइम पर आप देखोगे तो जो सीड्स वगैरह होते हैं उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप इम्प्रूव्ड सीड्स नहीं खरीद सकते, नए नए बीज नहीं खरीद सकते। तो राइजिंग इनपुट कॉस्ट, क्लाइमेट अनसर्टेनिटी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग एंड मार्केट प्राइस ऑल्सो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जिसके वजह से किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज हैज़ इंक्रीज वल्नरेबिलिटी to drought and floods as seen in a recent year across state like महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। यानी कि अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र और कर्नाटका जो हमारी स्टेट है वो इसके एग्जाम्पल है कि जो हमारी क्लाइमेट चेंज है ना, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी कभी तो वहाँ पर सूखा हो जाता है और कभी कभी वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात भी आ जाते हैं। तो ना तो सूखा अच्छा है ना बाढ़ अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें दिखाई पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए आप महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा चैलेंज है उसके ऊपर, ये होता है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, गांव के अंदर ना जो लोग काम करते हैं वो अक्सर खेती बाड़ी वाले काम करते हैं, उसके अलावा कोई और रोजगार तो है नहीं, गांव में कंपनियां तो है नहीं।
तो होता क्या है कि जो हमारी ये एग्रीकल्चरल वर्क होती है ना, ये सीजनल होती है, यानी कि जब सीजन आएगा तो काम मिलेगा, सीजन खत्म तो काम खत्म। इसके वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट साल भर नहीं मिल पाता, तो वो इस एम्प्लॉयमेंट के लिए शहरों में क्या हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो लिमिटेड नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट जो है ये भी हमारा क्या है, रूरल यूथ के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके वजह से रूरल यूथ क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है बड़े बड़े शहरों में जॉब ढूंढने के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, दूसरा चैलेंज आप ये लिख सकते हो। तीसरा आता है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि गांव के अंदर उतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मान लो आपने कोई खेती करी, आपने बहुत पैसा लगाया, आपका अनाज काफी अच्छा हो गया, लेकिन अब उस अनाज को रखने के लिए जो स्टोरेज हाउस होने चाहिए, जो गोडाउन होने चाहिए, वो है नहीं। इसके वजह से क्या होता है कि अनाज खराब हो जाते हैं या फिर बाजार में सस्ते दामों पर उसे बेचना पड़ता है, जिससे किसानों को उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है। तो इसमें क्या पता लगेगा कि जो रूरल एरियाज में रोड्स है ना, गवर्नमेंट ने रोड्स तो सही कर दिए हैं, और वो भी किस स्कीम से किए हैं लिखना जरूरी है। तो आप लिखोगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि PMGSY, ये जो हमारी स्कीम है, इस स्कीम के अंदर गांव के जो रोड्स हैं वो अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं, गांव के रोड काफ़ी अच्छे बना दिए गए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी गांव में स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं है, कोल्ड चेन नहीं है, इरिगेशन के लिए अच्छा सिस्टम नहीं है, और रोड होने के बावजूद कनेक्टिविटी यानी कि ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है ताकि हम शहरों में अपने सामान को काफ़ी जल्दी भेज सके, जिसके वजह से जो किसान है वो अपने सामान को शहरों में नहीं भेज पाता और अच्छे दाम नहीं कमा पाता, उसको मार्केट में सस्ते दामों पर ही चीज़ों को बेचना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। अब ये भी हमारा एक चैलेंज है जो कि हमें देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं एम्पावरिंग ऑफ रूरल इंडिया की। तो हमें पता लगेगा कि अब जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, जन धन योजना के तहत गांव के जो लोग हैं ना, उनका बैंक अकाउंट कहाँ कर दिया, बेसिकली ओपन कर दिया। तो आपको पता लगेगा कि जो जन धन योजना है, इस योजना के थ्रू जो बैंक अकाउंट है वो ओपन कर दिए गए गाँव के अंदर। लेकिन अभी भी उनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए, जो फाइनेंशियल लिटरेसी उनके पास होनी चाहिए, वो काफ़ी क्या है, लिमिटेड वे में है, स्पेशली फॉर द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड वुमेन। अगर आप देखोगे तो जो सरकार ने जन धन योजना लाके लोगों के बैंक अकाउंट ओपन कराए, इसका उद्देश्य क्या था कि जो लोग हैं वो बैंक से कनेक्टेड हो जाएंगे, बैंक से वो क्रेडिट ले सकते हैं या फिर बैंक उनको फाइनेंशियल हेल्प कर सकती है। लेकिन आज भी लोगों को वो हेल्प कैसे लेना है, बैंक से पैसे लेके खेती कैसे करनी है, इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है। तो कहने का मतलब क्या है कि अफोर्डेबल क्रेडिट, जो हमारे क्रेडिट मिलते हैं, जो उधार बैंक देती है, वो उतने ज़्यादा दे नहीं पाती कि हम अपनी खेती कर पाएँ। ठीक है, और हमें उतना ज्ञान भी नहीं है, हम फाइनेंशियल लिटरेसी भी हमारी इतनी नहीं है कि हम बैंक को जाके बोल पाए कि हमें इस योजना के तहत पैसे दो या फिर इस योजना के तहत हमें इतने रुपए मिलने चाहिए। तो इसके वजह से जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है या जो वुमेन्स है गांव के, उनको काफ़ी कम हेल्प जो है वो हो पाती है। तो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन आपको यहाँ पर एक चैलेंजेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर लोगों के पास पैसा ना होना भी गाँव की तरक्की का, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट ना होने के अंदर एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। फिर हमारे पास आता है डिजिटल डिवाइड। अब ये डिजिटल डिवाइड क्या है, अब देखोगे बहुत सारे इनिशिएटिव आए, जैसे कि भारत नेट आ गया या फिर और भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आ गई। लेकिन अगर आप देखोगे तो वाइल द इनिशिएटिव लाइक भारत नेट, इसका एम होता है कि ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाए कई सारे गांव के अंदर, कई सारे विलेजेस के अंदर, क्या करे, वो इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाए। लेकिन आज भी हकीकत ये है कि अगर आप गांव के अंदर रहते हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका नेट बहुत अच्छा चले, तो नहीं चलता है ना, सभी कहीं ना कहीं ये फेस करते ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारत नेट जैसे इनिशिएटिव के बावजूद भी आज भी गांव के लोग जो है ना, वो स्लो इंटरनेट को फेस करते हैं। उनके घरों में इंटरनेट का एक्सेस है, किसी किसी के घरों में है तो किसी किसी के घरों में नहीं है। अगर किसी के घरों में है तो भी उसका जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफ़ी कम है, काफ़ी कम चलती है। लिमिटेड डिजिटल एजुकेशन है, लोगों के पास उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कैसे करना है, वहाँ से मनी जनरेट कैसे करनी है, अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे करना है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लिमिटेड डिजिटल नॉलेज है, टेली मेडिसिन के बारे में नॉलेज कम है, ई कॉमर्स के बारे में नॉलेज कम है। तो इसके वजह से जो हमारा रूरल यूथ है या फिर जो रूरल इंडिया है वो एम्पावर नहीं कर पा रही है। तो ये चैलेंजेस के अंदर भी आप
एड ऑन कर सकते हो। फिर आता है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर गैप। अब इसके अंदर क्या पता लगेगा, देखो भारत के अंदर अगर आप शहरों की तुलना गाँव की तुलना शहरों और गाँव की तुलना करोगे, कंपैरिजन करोगे बिटवीन द अर्बन एरियाज एंड द रूरल एरियाज, देन व्हाट यू विल सी हियर द क्वालिटी स्कूल। जो हमारे क्वालिटी स्कूल शहरों के अंदर है वो गाँव के अंदर नहीं है। बिल्कुल इस बात से एग्री करोगे कि जो हमारे क्वालिटी स्कूल हो गए, स्किल्ड टीचर हो गए, आज गांव के अंदर देखो जो टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो खराब है, लेकिन हाँ क्या उनका स्किल लेवल उतना अच्छा है कि जो गांव का बच्चा पढ़ रहा है वो पढ़ के अच्छा हो जाए? नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्किल टीचर है ना वो स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे हैं। जो जब हम बात कर रहे हैं गाँव की, तो वहीं आप शहरों में देखो टीचर रखने से पहले उनका इंटरव्यू होता है, पूरा प्रोसेस होता है, डेमो होती है, देन फिर ये डिसाइड होता है कि आप यहाँ पर पढ़ा पाओगे कि नहीं पढ़ा पाओगे। इवन मान लो आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, बट आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको स्कूल क्या करती है, नहीं रखती है, वो ऐसे टीचर को रखती है जो कि अपनी बातों को समझा पाए, बच्चों को बता पाए। तो कहने का मतलब है कि गांव के अंदर स्किल्ड टीचर की कमी है, क्वालिटी स्कूल की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। अगर आप गांव में देखोगे तो डॉक्टर्स की कमी है। कुछ ज्यादा बड़ा किसी का तबीयत खराब हो गया, इलाज के लिए आपको शहर जाना पड़ता है, तो डॉक्टर्स की कमी है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज गांव में कम है। तो इसके वजह से होता क्या है कि जो ओवरऑल हमारा रूरल एरिया है ना वो धीरे धीरे करके पीछे ही चला जाता है, न कि आगे आ पाता है। तो ये सब चैलेंजेस जो हमने देखे, दिस चैलेंजेस हाईलाइट दैट एम्पावरमेंट मस्ट फोकस ऑन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन रेदर देन टेम्पररी रिलीफ। तो जो आप टेम्पररी कैंप लगा करके एजुकेशन को सही कर दोगे, टेम्पररी कैंप लगा के डॉक्टर बुला के लोगों का इलाज कर दोगे, इन सब चीज़ों को थोड़ा साइड में रख के अगर हम रियली चाहते हैं कि हमारे जो गांव है वो बेटर हो सके, गांव को हम और भी अच्छा कर सकें, तो सरकार को क्या करना चाहिए कि गांव के अंदर परमानेंट स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए जहां पर स्कूलों की क्वालिटी अच्छी हो जाए, जहां पर डॉक्टर्स अच्छे से रहें, 24 आवर अवेलेबल रहें, डायग्नोसिस फैसिलिटी हो जाए, लोगों को डिजिटली अवेयर किया जा सके, लिटरेट किया जा सके, लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचाया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा किया जा सके, और जो नॉन टाइप के हमारे नॉन फॉर्म टाइप रिलेटेड हमारे इंप्लॉयमेंट है उनको भी जनरेट किया जा सके। ठीक है, अब देखो इसके बाद, अब ये तो चीजें थी जो देखो अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि हमारे जो गांव है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर देखा कि आखिर हम कैसे कह रहे हैं कि गांव का ग्रोथ होगा तो हमारे देश का ग्रोथ हो जाएगा, फिर हमने देखा कि हमारे चैलेंजेस क्या है जब हम गांव की ग्रोथ की बात करते हैं तब। अब इतनी सारी चैलेंजेस जानने और समझने के बाद हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उस गवर्नमेंट ने आखिर किया क्या है कि गांव का भला कर सके। तो गांव को भला करने के लिए अगर आप देखोगे तो ओवर द पास्ट डिकेड, यानी कि पिछले दशकों से अगर आप देखोगे तो बहुत सारी स्कीम जो है वो गवर्नमेंट लेकर के आती है, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि वो गांव को अपलिफ्ट कर सके, गांव को और अच्छा बना सके। जिसमें सबसे पहला आता है मनरेगा। आप सबको पता है कि मनरेगा क्या करती है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और रूरल असेट क्रिएशन करती है। मतलब ये है कि गांव के अंदर आपको मिनिमम, इसका मतलब ही होता है मिनिमम रोजगार गारंटी योजना, मतलब कि आपको मिनिमम काम करने के लिए सरकार क्या देगी, आपको वर्क देगी ताकि आप पैसा कमा सको। ठीक है ना, तो आपको मिनिमम 120 दिन 110 दिन इतने काम दिए ही जाएंगे एक सालों के अंदर, ताकि आपका घर चल सके, आप पैसा कमा सको। तो मनरेगा की स्कीम है जिसके तहत सरकार क्या करती है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी जो है वो लोगों को प्रोवाइड करती है। फिर हमारे पास आता है पीएम किसान। अब देखो पीएम किसान स्कीम जो है ना, इस स्कीम के तहत क्या मिलता है कि जो हमारे किसान हैं उन किसानों को डायरेक्ट इनकम प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप ये 2,000-3,000 रुपए ले लो जो मोदी जी के द्वारा दिया जाता है हर किसान को। इसमें क्या कहा जाता है कि ये आप पैसे ले लो और इस पैसे का यूज आप खेती करने के लिए करो। तो इससे सरकार क्या चाहती है कि जो गांव के किसान हैं उन तक डायरेक्ट पैसा पहुंच सके, जिससे कि वो अपनी खेती को और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। फिर हमारा आता है पीएमजीएसवाई। देखो पीएमजीएसवाई मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके तहत सरकार क्या करती है, गांव में रोड बनवाती है, ताकि अगर रोड अच्छे रहेंगे तो लोगों का शहरों तक जाना, शहरों से कनेक्टिविटी लोगों की अच्छी हो जाएगी। फिर आता है जल जीवन मिशन। अब देखो जल जीवन मिशन के तहत क्या करती है सरकार, चाहती है कि लोगों के घरों तक साफ पानी पहुंचे, जिससे कि लोग बीमार ना हो। अगर साफ पानी दिया जाएगा लोगों को, लोग बीमार नहीं होंगे, तो इससे क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने एजुकेशन के ऊपर, अपने ओवरऑल लाइफ के ऊपर डिपेंड खर्चा कर सकते हैं। डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा तो उनका बर्डन कम हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत हमने टैप वाटर का एक्सेस एक्सपेंड करने की कोशिश करी। फिर इसके बाद से आता है सौभाग्य स्कीम।
देखो सौभाग्य स्कीम के तहत क्या किया गया कि हर एक गांव के अंदर लाइट पहुंचाया गया। लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब लोगों के घर, हर घर तक बिजली पहुंचे। हर घर, गांव जितने भी हैं पूरे भारत में, हर एक गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो, उस चीज को इंश्योर करने के लिए सौभाग्य स्कीम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बाद से आता है डिजिटल इंडिया भारत नेट, जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है हर एक गांव तक, और वो भी हाई स्पीड में। फिर आता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है वो स्ट्रेंथन किया गया। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो क्या करती है, लोकलाइज इकोनॉमिक क्लस्टर को क्या करती है, बेसिकली इनकरेज करती है, उसको प्रोत्साहित करती है। तो ये कुछ स्कीम है जो कि गवर्नमेंट लेकर के आई है, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि वो गांव को ट्रांसफॉर्म कर सके, गांव को और अच्छा बना सके। अगर आप रिसेंट के फोकसेस देखोगे गवर्नमेंट के किन चीज़ों पर है, तो आपको पता लगेगा कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एफपीओ जो है, और एग्री स्टार्टअप जो है ना, ये क्या शो करते हैं, एक शिफ्ट शो करते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग टू मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर। जहां लोग पहले सिर्फ अपने खाने के लिए क्या करते थे, सामान उगाते थे, अपने खाने पीने के लिए ही खेती करते थे। अब जो हमारी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एफपीओस कहते हैं, इसने एक डेटा शो करके बताया है कि अब भारत के लोग क्या करते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग से मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर फार्मिंग के ऊपर क्या हो गए हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। मतलब अब वो चीजें खुद खाते भी हैं और एक्स्ट्रा पैदा भी करते हैं, ताकि वो मार्केट में बेच के पैसा भी कमा पाए। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इम्प्लीमेंटेशन, क्वालिटी एंड लास्ट माइल डिलीवरी रिमेन क्रिटिकल अभी भी है, ये जो चीजें हमें पता लगी। ठीक है, चलो ये देखो गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव आते हैं ना, सभी को पता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो ला देती है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं कर पाती है ना। अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो उसके अंदर क्या वो क्वालिटी है जो गवर्नमेंट ने बात करी थी। अगर मान लो पानी आ रहा है, गवर्नमेंट ने कहा था कि सभी को साफ पानी देंगे, क्या वो पानी साफ है, इस चीज की क्वालिटी को कौन इंश्योर करेगा। तो ये क्वालिटी हो गया, इंप्लीमेंटेशन हो गया, और लास्ट माइल डिलीवरी। ऐसा नहीं है ना कि गवर्नमेंट बिल्कुल जब चुनाव आ रहा है तब काम करा रही है, और चुनाव जीतने के बाद 4 साल तक आपसे पूछ नहीं रही है। तो वो जो लास्ट माइल डिलीवरी है, या फिर क्वालिटी है, इंप्लीमेंटेशन है, ये अभी भी क्रिटिकल है, जो कि इन सारे चैलेंजेस को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फर्दर कैरी ही कर रहे हैं, और चैलेंजेस बढ़ती ही जा रही हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि रूरल इंडिया जो हमारा है इसका ग्रोथ हो, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि हमारे गांव का विकास हो सके और जो रूरल इंडिया है उसका ग्रोथ हो सके। ठीक है ना, अगर हम उन की पिलर्स के बारे में बात करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि टू कन्वर्ट द पोटेंशियल इनटू प्रोस्पेरिटी, यानी कि जो हमारे पास पोटेंशियल है, अगर हम उसको प्रोस्पेरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है। हमें चाहिए कि हम एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी लेकर के आगे बढ़ें। सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन। देखो एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि हमें सबसे पहले तो फोकस करना चाहिए कि जो हमारी एग्रीकल्चर के अंदर हम प्रिमिटिव टेक्निक्स का यूज करते हैं उनको रिप्लेस करें विद द मॉडर्न टेक्निक्स। यहाँ पर हम प्रमोट कर सकते हैं मैकेनाइजेशन को, ड्रिप इरिगेशन को, और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप को। ठीक है, इसके अलावा हम इंकरेज कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन इनटू अ डेयरी, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब इन सब चीज़ों को हम और भी ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। हम एक्सपेंड कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन अंडर द स्कीम लाइक पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, जिसको हम कहते हैं PMFME। अब देखो ये क्या है, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, बताऊंगा। आपको पता है कि अगर आप एक किसान हो, ठीक है, और आप आलू उगाते हो, वो आलू आप मार्केट में बेचते हो, और उसी आलू के चिप्स बना के आपको वापस से बेचा जाता है, और आप फिर उसी को पैसे डबल या ट्रिपल दाम में क्या करते हो, खरीदते हो। तो सरकार का ये कहना है कि हम उस आलू को क्या करेंगे, मार्केट में बेचने से अच्छा है हम गांव के अंदर छोटे छोटे फैक्ट्री लगाएंगे, जहां पर हम उसी आलू के चिप्स बनाएंगे, और वो चिप्स हम फिर मार्केट में बेचेंगे। तो जो किसान पहले आलू बेच रहा था, उस आलू को ना बेच के वो चिप्स बेचेगा, तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम अपने गांव को क्या कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं फार्मर एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक ई-नाम। अगर देखोगे तो गवर्नमेंट का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ई-नाम, जहां पर आप अगर फार्मर्स हैं तो गवर्नमेंट के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने सामानों को बेच सकते हैं। इवन आपको मार्केट में भी नहीं जाना है, आप अपने घर पे बैठे डील कर सकते हैं। जो हमारे बायर हैं वो क्या होंगे,
आपके घर आएंगे, आपका सामान खरीदेंगे और वो आपके घर से सामान को लोड करके फिर मार्केट में लेके जाएंगे। तो ई नाम जैसे वेबसाइट का यूज़ हम लोगों को बता सकते हैं, लोगों को और भी ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में प्रमोट कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम अगर यहाँ पर फोकस करें, जो चीज़ें हमने पढ़ी, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इस रूरल इंडिया को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद से आता है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि गांव के अंदर इंडस्ट्री लगनी जरूरी है। अगर आप देखोगे तो विलेज मस्ट मूव बियॉन्ड द एग्रीकल्चर अलोन। देखो गांव में प्रॉब्लम क्या है, गांव अभी भी पीछे क्यों है, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है, उसके पहले से भी ले लो, आज तक जो गांव का मेन ऑक्यूपेशन रहा है ना, वो रहा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो चलो ठीक है, जरूरी है, हम करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा हमें किसी और भी चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, अपने गांव की गरीबी को दूर कर सकें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एमएसएमई को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। इसके अलावा हम रूरल टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ा सकते हैं, रेन्यूएबल एनर्जी इंटरप्राइजेस को हम इंकरेज कर सकते हैं, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने चिप्स वगैरह बनाने की कंपनी की जो बात करी, वो सब इंडस्ट्रीज हम गाँव के अंदर प्लान कर सकते हैं, उनको ला सकते हैं। हम कुछ स्टार्टअप्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं इन लॉजिस्टिक, डिजिटल सर्विसेज एंड फार्म टेक्नोलॉजीज। ठीक है, चलो अब इसके बाद से आता है डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये भी जरूरी है गांव के अंदर। अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन जो है ना, ये भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखोगे तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव में देनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर गांव में आप चाहते हो कि क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी चीज़ें प्रोवाइड हो, तो वो बच्चा ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए इंटरनेट तो चाहिए ना। यानी कि हमें हाई स्पीड इंटरनेट की बात करनी होगी, हमें यूपीआई को प्रमोट करना होगा, डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना होगा, और माइक्रो फाइनेंस को प्रमोट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के नाम भी लिख सकते हैं, जो आशीर्वाद वगैरह है ना, श्रीराम माइक्रो फाइनेंस है, आशीर्वाद है, इन सब के आप नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है कि यूज द टेली मेडिसिन एंड ऑनलाइन एजुकेशन टू ब्रिज द सर्विस गैप। जो मान लो अच्छा टीचर है, जो दिल्ली में रह के पढ़ा रहा है, उस टीचर से एक गांव का बच्चा भी पढ़ पाए, इसके लिए आपको ये सारी चीजें करनी जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या पता लगता है कि द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल पेमेंट इन रूरल इंडिया इन अ रिसेंट ईयर शोज हाउ टेक्नोलॉजी कैन ट्रांसफॉर्म द इंक्लूजन। आपको पता है, आप ये करंट का एक डाटा है जो कि आप यूज कर सकते हो, कि अभी रिसेंट के अंदर जो गांव है, जो रूरल इंडिया है, यहाँ पर लोगों ने डिजिटल पेमेंट को जब से अपनाया है, तो ये दिखाता है कि भारत के लोगों के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं, टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। अब देखो, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें अपने ह्यूमन कैपिटल को, यानी कि जो गांव के अंदर लोग रह रहे हैं ना, उनके इन्हेंसमेंट के ऊपर काम करना है, उनके नॉलेज के ऊपर, उनके स्किल के ऊपर काम करना है। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपग्रेड कर सकते हो रूरल स्कूल को, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को। यहाँ पर क्या करना चाहिए कि बच्चों को, जैसे मान लो गांव के अंदर मान लो गर्मी की छुट्टी पड़ रही है, तो उसमें आपको एक स्कीम लेकर के आओ, जहां पर बच्चों को आप क्या कर सकते हो, किसी अलग फील्ड में, किसी अलग तरीके की नॉलेज दे सको, जिसमें वो अपना करियर देख सके, उसको एजुकेशन के अलावा कुछ और भी चीज़ें सीखने को मिल सके। आप रूरल स्कूल को अपग्रेड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम विद द लोकल इंडस्ट्री नीड्स। जो लोकल इंडस्ट्री को नीड होगी, वो आप वो स्किल क्या कर सकते हो, स्कूल लेवल पर ही प्रोवाइड कर सकते हो बच्चों को। आप स्ट्रेंथन कर सकते हो प्राइमरी हेल्थ केयर को थ्रू द टेली कंसल्टेशन एंड द मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। इन सब का यूज करके आप ह्यूमन कैपिटल को भी अच्छा कर सकते हो। फिर आता है सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रोथ। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि क्लाइमेट रिस्क जो है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है। सस्टेनेबिलिटी इसके लिए आपकी काफ़ी ज़रूरी हो गई है और काफ़ी सेंटर में आ गई है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो वाटर सेड मैनेजमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन। भैया पानी अगर खत्म हो जाएगा तो किसान खेती कैसे करेगा, तो वाटर कंजर्वेशन, वाटर सेड मैनेजमेंट, इस चीज़ को आप प्रमोट कर सकते हो। आप सोलर एनर्जी को प्रमोट कर सकते हो, बायोगैस प्लांट को आप इंकरेज कर सकते हो। इसके अलावा आप कार्बन फार्मिंग को सपोर्ट कर सकते हो और इको फ्रेंडली इंटरप्राइजेस को आप सपोर्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रोथ होगी, और इस ग्रोथ से कहीं ना कहीं हमारे रूरल इंडिया का भी ग्रोथ देखने को मिलेगा।
तो कुछ हमारे की पिलर्स जहां पर हमें फोकस करने हैं वो है एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, जिसमें हमें मशीनें लानी है, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, इन सब पे काम करना है। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम एमएसएमई के साथ जा सकते हैं। रूरल टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम काम कर सकते हैं। डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम क्या कर सकते हैं, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट्स एंड माइक्रो फाइनेंस के साथ साथ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी प्रमोट कर सकते हैं। और ह्यूमन कैपिटल में जैसे मैंने बताया, आप स्कूलों को अपग्रेड कर सकते हो, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को खोल सकते हो, लोकल इंडस्ट्री की नीड पड़ेगी तो उनको आप क्या करोगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका स्किल डेवलप भी उसी हिसाब से आप करते चलो स्कूलों के अंदर ही। बाकी सब चीज़ें अगर जो जो चीज़ें इसमें लिखी हैं आप फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि हम रूरल इंडिया को एक ग्रोथ इंजन बना देंगे और भारत की ग्रोथ बिल्कुल रूरल इंडिया से ही हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि जो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प तो फिर हमारा रूरल इंडिया ही कर देगा, ताकि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच जाए। ठीक है, चलो अब आते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर। यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, कम्युनिटी है और प्राइवेट सेक्टर है, उनका रोल क्या है गांव को बेटर करने के लिए या फिर गांव को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर हमें पता लगता है कि जो रूरल एम्पावरमेंट है ना, वो केवल और केवल अकेले गवर्नमेंट के स्कीम या गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई नहीं कर सकती। आप भी इस चीज से एग्री करोगे कि सर गवर्नमेंट कितना करेगी। ठीक है ना, क्या पूरे भारत में इतने सारे लोग हैं, 65% पॉपुलेशन गांव में रहती है, तो क्या गवर्नमेंट अकेले सारे लोगों का दुख दर्द कष्ट पीड़ा खत्म कर देगी? नहीं कर पाएगी ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहिए, जिससे कि हमें इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारे पास इनोवेशन आएगा और इस इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट से हम अपने गांव को अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पता लगेगा कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि सैनिटेशन हो गया, स्किल ट्रेनिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सब चीज़ों को हम अच्छा कर सकते हैं कब, जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन दोनों आएंगे। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जैसे कि यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि ड्रोन बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग। ठीक है, अभी आप देखोगे तो ड्रोन बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग भी किया जा सकता है, एआई ड्रिवन सोइल एनालिसिस भी किया जा सकता है, डिजिटल मार्केट प्लेसेस भी लगाए जा सकते हैं और टेली एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी बनाए जा सकते हैं। और ये सब कब हो सकते हैं, जब हमारी प्राइवेट और गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाए, तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने इस एग्रीकल्चर सेक्टर को भी और बेटर बना सकते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर अगर बेटर हो गया तो कहीं ना कहीं जो हमारा रूरल इंडिया है वो इससे भी और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और भी ज़्यादा बेटर निकल के आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या पता लगेगा कि हैव द पोटेंशियल टू, यानी कि जो चीज़ें हमने ऊपर देखी ना, ड्रोन बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग, एआई ड्रिवन सॉइल एनालिसिस, डिजिटल मार्केट प्लेस, टेली एजुकेशन प्लेटफॉर्म, इनके पास पोटेंशियल तो है कि ये हमारे रूरल प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, रिवोल्यूशनराइज कर सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है ना, तो कम्युनिटी पार्टनरशिप थ्रू द एसएचजी, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके साथ हम कम्युनिटी पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, कोऑपरेटिव इंश्योर कर सकते हैं और इससे हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, स्पेशली फॉर द वुमेन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप। ठीक है, तो ये कुछ हमारे रोल होती हैं जो टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी का होता है, जो क्या कर सकती हैं भारत के अंदर, हेल्प कर सकती हैं गाँव के विकास के लिए। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। देखो कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि एम्पावरिंग रूरल इंडिया इज नॉट अबाउट चैरिटी। देखो अगर आप गांव को एम्पावर करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि आप चैरिटी करो, लाओ पैसे वैसे बांट दो गांव में, फ्री का सब कुछ दे दो, फ्रीबीज दे दो, गांव की डेवलपमेंट हो जाएगी। अगर ऐसा आप सोचते हो देन यू आर रॉन्ग हियर, क्योंकि आप फ्रीबीज दे करके, चैरिटी करके गांव को क्या नहीं कर सकते, एम्पावर नहीं कर सकते। इट इज अबाउट अनलॉकिंग द नेशनल पोटेंशियल। आपको पता होना चाहिए कि गांव के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर भी पोटेंशियल है, आप उस पोटेंशियल को पहचानो, उनको अनलॉक करो। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एम्पावरिंग ऑफ रूरल इंडिया। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग रूरल इकोनॉमी इंश्योर फूड सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है ना, ये फूड की सिक्योरिटी को क्या करती है, इंश्योर करती है, रिड्यूस करती है डिस्ट्रेस माइग्रेशन और क्रिएट करती है एम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। India's path to becoming a global economic power will not be determined only by its metropolitan cities. अगेन मेट्रोपॉलिटन सिटी आपको अमीर नहीं बना सकती, वो आपकी डिमांड को, जो आप एम कर रहे हो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को, वो पूरा नहीं करा सकती, बट बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स विलेज। लेकिन अगर आप अपने गांव को ट्रांसफॉर्म करते हो, इफ एग्रीकल्चर बिकम प्रॉफिटेबल, यदि एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल हो जाए, लोग पैसा कमाने लगे, रूरल इंटरप्राइजेस थ्राइव, अगर रूरल इंटरप्राइजेस थ्राइव हो जाए, बढ़ जाए,
इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाए, डिजिटल कनेक्टिविटी एक्सपेंड कर जाए, रूरल इंडिया कैन ट्रूली बिकम द ग्रोथ इंजन ऑफ टुमारो, यानी कि कल के ग्रोथ इंजन आपका रूरल इंडिया बन सकता है, जो आपको पैसे कमवा के दे सकता है और आपकी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को कंप्लीट कर सकता है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया डजंट लाइज ओनली इन द स्काई कर्व्स। कहने का मतलब ये है कि आप केवल और केवल अगर ऊपर का ही बात कर रहे हो, स्काई स्केपर्स की बात कर रहे हो, तो भारत का ग्रोथ, भारत का फ्यूचर केवल और केवल इसमें नहीं टिका है, बल्कि ये उतना ही ज़्यादा फील्ड पर भी क्या है, टिका हुआ है, यानी कि इक्वली इन द फील्ड फार्म एंड एंटरप्रेन्योर एनर्जी ऑफ इट्स विलेज। तो ये चीज़ आप क्या कर सकते हो, कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो आई होप एंड आई बिलीव ये जो 40 मिनट का हमारा सेशन रहा, इंपावरिंग द रूरल इंडिया, द ग्रोथ इंजन ऑफ टुमारो, ये चीज़ के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, जब भी इतना पढ़ने के बाद ना, इतनी सारी स्कीम देखने के बाद, इतने सारे चीज़ें पढ़ने के बाद, आई एम 100% श्योर कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन CAPF के अंदर रूरल डेवलपमेंट से आए, गांव के बारे में आए, देन यू आर एबल टू राइट अबाउट इट। ठीक है।